तमिलनाडु का नमक्कल जिला और उस जिले में कावेरी के किनारे अचलेश्वरार शिव के प्रांगण में बसा एक कस्बा, नाम है मोहनूर। पौराणिक जगह है, भगवान शिव और शुगर मिलों के लिए जानी जाती है। लेकिन एक और शख्स से इस जगह की पहचान बनी। इस जगह से आते हैं वर्ल्ड मैराथन मेजर्स के 6 स्टार फिनिशर, कॉरपोरेट जगत के दिग्गज, टाटा सन्स के संकट मोचन कहे जाने वाले नटराजन चंद्रशेखरन। कॉरपोरेट जगत उन्हें एन चंद्रा के नाम से बुलाता है। 12 अगस्त को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने पोस्ट छोड़ने का बड़ा फैसला किया। फिलहाल 20 फरवरी 2027 तक अपने मौजूदा कार्यकाल को पूरा करेंगे और उसके बाद दोबारा नियुक्ति नहीं होगी। रिजाइन के पीछे मीडिया में जो वजह सामने आई उसमें कहा गया टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के बीच बोर्ड स्ट्रैटेजी और कई मुद्दों पर मतभेद है। इसकी वजह टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा की आपत्ति भी बताई गई थी। इस खबर से हम और आप सभी वाकिफ हैं। हम आपको खबर बताने नहीं आए हैं, हम आपको बता रहे हैं उससे आगे की बात, उससे आगे की चीज़। बात उस यात्रा की जिसमें शामिल है रिवाइवल, ट्रेजेडी, मतभेद, विरासत, वसीयत और समर्पण से जुड़े तमाम वृतांत। सब कुछ आपके साथ साझा करने के लिए मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं मनी मंच। एन चंद्रशेखरन ने 1987 में जब एक इंटर्न के तौर पर टीसीएस को ज्वाइन किया, तब ग्रुप का बागडोर जीआरडी टाटा के हाथों में था। ग्रुप का कारोबार करीब $5 अरब से ज़्यादा का हो चुका था। भारत में आईटी सर्विसेज की डिमांड जोर पकड़ रही थी। 1987 तक भारत में विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसी कंपनियां एस्टैब्लिश हो चुकी थीं। शुरुआती दौर में एन चंद्रशेखरन टीसीएस में ट्रेनी प्रोग्रामर के तौर पर कोडिंग बेस पर काम कर रहे थे। बाद में जिम्मेदारी बढ़ी, धीरे धीरे बड़े टेक्निकल प्रोजेक्ट और ग्लोबल क्लाइंट को संभालने लगे। हर प्रोजेक्ट के जरिए डेडिकेशन का नया डेफिनेशन सेट किया तो प्रमोशन भी मिला। कंपनी ने उनके बेहतरीन काम को देखते हुए तत्कालीन दिग्गज एस रामदोराई का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनाया। ये वो दौर था जब भारत में आईटी सर्विसेज की डिमांड जोर पकड़ रही थी। अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां लागत कम करने के लिए भारत की ओर रुख कर रही थी। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और आउटसोर्सिंग डबल डिजिट में ग्रो कर रहा था। 2007 तक एस रामदोराई और चंद्रशेखरन की जोड़ी ने टीसीएस को एक छोटी आईटी कंपनी से बदलकर दुनिया की सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया। चूंकि प्रदर्शन शानदार था तो इनाम भी मिला। एन चंद्रा को सीओओ और ईडी बनाया गया। ग्रोथ के लिहाज से ये टीसीएस के गोल्डन पीरियड की शुरुआत थी। फिर आया 6 अक्टूबर 2009 का वक्त। एस रामदोराई 65 साल के हो गए। पॉलिसीज का लिहाज करते हुए सेवानिवृत्त होना पड़ा। इसके बाद बागडोर पूरी तरह चंद्रशेखरन के हाथों में दे दी गई। 2009 में टीसीएस की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथ में थी और एन चंद्रशेखरन के हाथ में टीसीएस के बागडोर आने को कंपनी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। उस समय टीसीएस करीब $6 अरब की कंपनी थी और करीब 1.4 लाख कर्मचारी थे। सबसे खास बात ये रही कि चंद्रशेखरन ने टीसीएस को बड़ी आईटी सर्विस कंपनी बनाने के बजाय ग्लोबल, डिजिटल और ज़्यादा वैल्यू वाली टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने पर जोर दिया। चंद्रशेखरन के इस कार्यकाल के दौरान दुनिया 2008 की मंदी से निकल रही थी। ऐसे समय में कंपनियां अपने आईटी सर्विसेज पर खर्च कम कर रही थीं। ऐसे में टीसीएस का फोकस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कम लागत और बेहतर ऑपरेशन पर था। कंपनी का फोकस फुल सर्विस मॉडल बनाने पर था। टीसीएस ने अलग अलग आईटी सेवाओं के बजाय ग्राहक को कंसल्टिंग से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंफ्रा, बीपीओ और मेंटेनेंस तक के सभी सर्विसेज देने पर जोर दिया। FY10 में कंपनी ने करीब 17% का वॉल्यूम ग्रोथ हासिल किया। ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 26.5% तक पहुंचा। कंपनी के 2017 एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक उनके 7 साल की लीडरशिप में कंपनी का कंसो रेवेन्यू FY10 में 30,029 करोड़ और FY17 में करीब 1,17,966 करोड़ रहा, यानी कंपनी को करीब 4 गुना ग्रोथ मिला। इस दौरान CAGR करीब 21.6% रही। सबसे बड़ी बात यह थी कि ऑपरेटिंग मार्जिन 26 से 28% के दायरे में रहा। मतलब अगर टीसीएस 2010 में 100 रुपये का कारोबार कर रही थी
तो 2017 तक वह लगभग 393 रुपये का कारोबार करने लगी थी। यानी सिर्फ बिक्री नहीं बढ़ी बल्कि कंपनी के मुनाफे में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। इसके अलावा कर्मचारियों की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। 2009 में टीसीएस में करीब 1.4 लाख कर्मचारी थे। FY17 तक की संख्या बढ़कर 3.87 लाख से ज़्यादा हो गई। यानी करीब 7-8 साल में कंपनी का वर्क फोर्स 2.5 गुना से ज़्यादा हो गया। FY17 में अलग अलग देशों में करीब 79,000 लोगों की हायरिंग हुई। ये डेटा बताते हैं कि टीसीएस भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों में बड़े पैमाने पर काम कर रही थी। टीसीएस ने अलग अलग देशों में लोकल कंपनियों और कस्टमर्स के साथ साझेदारी की करार किया। जापान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा, जहां 2014 में टीसीएस ने मित्सुबिशी के IT फ्रंटियर के साथ मिलकर जापान में नई IT सर्विसेज कंपनी बनाई। इसमें टीसीएस की हिस्सेदारी 51% थी और मित्सुबिशी की 49% हिस्सेदारी थी। कंपनी का मकसद था जापान के बाजार में टीसीएस के लोकल प्रेजेंस को स्केल करना। चंद्रशेखरन के दौर में टीसीएस ने कई और बड़े प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए हासिल किए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था भारत का पासपोर्ट सर्विस प्रोजेक्ट। टीसीएस ने पासपोर्ट से जुड़ी सरकारी सर्विसेज को डिजिटल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा सिटी ग्रुप का BPO कारोबार भी टीसीएस को ही मिला। हालांकि ये सौदा चंद्रशेखरन के CEO बनने से पहले 2008 में हुआ था, लेकिन उसका इंटीग्रेशन और उससे मिलने वाला फ़ायदा उनके कार्यकाल में कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो का हिस्सा बना। चंद्रशेखरन के दौर का एक और बड़ा बदलाव था कि टीसीएस ने फ्यूचर के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू किया। टीसीएस ने डिजिटल रीइमेजिनेशन फ्रेमवर्क बनाया और कंपनियों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने में मदद करने पर जोर दिया। इसके लिए कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर रीस्किल भी किया गया। 2014 में टीसीएस ने इग्नियो लॉन्च किया। एक कॉग्निटिव ऑटोमेशन प्रोजेक्ट था जो एंटरप्राइज IT इंफ्रा के प्रॉब्लम को पहचानने, समझने और उन्हें अपने स्तर पर रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया था। ये बदलाव काफ़ी बड़ा था क्योंकि इससे टीसीएस सिर्फ लोगों को IT सर्विस देने वाली कंपनी नहीं रही बल्कि अपने टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म भी बनाने लगी। एन चंद्रा के कार्यकाल में टीसीएस ION भी बड़ा फैसला था। ये खास तौर पर SMEs के लिए पे पर यूज़ मॉडल था। इससे टीसीएस ने मल्टीनेशनल क्लाइंट के साथ साथ छोटे और मिड साइज बिजनेस में एंट्री की। चंद्रशेखरन के कार्यकाल में क्लाउड कंप्यूटिंग, एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और डिजिटल जैसी टेक्नोलॉजी में तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिली। टीसीएस ने इन सेगमेंट में कैपेबिलिटीज़ बनाई और ग्राहकों को ट्रेडिशनल IT से डिजिटल और क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाने पर जोर दिया। 2017 तक कंपनी डिजिटल बिजनेस में तेज़ी से ग्रो कर रही थी। FY17 में टीसीएस के डिजिटल बिजनेस का एनुअल ग्रोथ करीब 29% रहा। इससे कंपनी अमेरिका के अलावा दूसरे मार्केट में भी पहुंची। चूँकि पहले IT कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता था, चंद्रशेखरन के समय कंपनी के पोर्टफोलियो में नए मार्केट भी जुड़े। टीसीएस ने यूरोप में विस्तार किया, जापान में स्केल बढ़ाया, लैटिन अमेरिका में ग्रो की और एशिया पैसिफिक में कारोबार को बढ़ाया। कंपनी ने मिडिल ईस्ट में भी अपने प्रेजेंस को मजबूत किया और इसका फ़ायदा ये हुआ कि टीसीएस का बिजनेस जियोग्राफिकली ज़्यादा डाइवर्सिफाई हुआ। चंद्रशेखरन ने अपने स्ट्रेटजी से सिर्फ नए क्लाइंट को जोड़ने के बजाय पुराने बड़े क्लाइंट से भी ज़्यादा बिजनेस लाने पर जोर दिया। एन चंद्रा की स्ट्रैटेजी के बदौलत जब कंपनी की किस्मत बदली तो उनके हिस्से में कई रिवॉर्ड भी आए। 2015 में वो नेस्कॉम के चेयरमैन के तौर पर नॉमिनेट हुए। 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड को ज्वाइन किया और 2017 में टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। वे टाटा ग्रुप के इतिहास में पहले ऐसे चेयरमैन बने जो टाटा परिवार से खून या शादी के रिश्ते से नहीं जुड़े थे और पूरी तरीके से प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते थे। और इससे भी बड़ी बात थी कि वो रत्न टाटा के चहेते बने। रत्न टाटा के अलावा दूसरे प्रमोटर्स का भी उन पर भरोसा बढ़ा। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने टाटा ग्रुप को हाउस ऑफ गॉड और एन चंद्रा को टाटा ग्रुप के लिए गॉड्स गिफ्ट कहा। जब एन चंद्रा ने बतौर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ग्रुप का कमान संभाला तो ग्रुप बाहर से बहुत बड़ा और मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से कई कंपनियां भारी दबाव में थी।
सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कुछ बेहद मुनाफे वाली कंपनियां पूरे ग्रुप का बोझ उठा रही थी, जबकि दूसरी कंपनियां सिर्फ कैपिटल एब्जॉर्ब कर रही थी। ग्रुप के अंदर लीडरशिप का संकट था। साइरस मिस्त्री का विवाद चरम पर था। साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद करीब 4 महीने से बोर्डरूम विवाद चलता रहा। ग्रुप से इन्वेस्टर का भरोसा कमज़ोर हो रहा था, इमेज खराब हो रही थी। नए चेयरमैन के सामने पहला काम ग्रुप को फिर से एकजुट करना और लीडरशिप को स्टेबल करना था। टाटा स्टील ने यूरोप में कोरस ग्रुप का बड़ा अधिग्रहण किया था, बड़ा एक्विजिशन किया था, लेकिन बाद में इस निवेश से भारी नुकसान और राइट ऑफ का दबाव बढ़ने लगा। कंपनी की बैलेंस शीट कमज़ोर हुई और कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। इसलिए चंद्रशेखरन के सामने टाटा स्टील को फिर से मजबूत करना बड़ी चुनौती थी। उस समय अच्छी बात ये थी कि जैगुआर लैंड रोवर अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक बिजनेस कमज़ोर था। सबसे बड़ी दिक्कत थी टीसीएस और जेएलआर पर ग्रुप की ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता। FY16 में अगर टीसीएस और जेएलआर को निकाल दें तो ग्रुप की बाकी कंपनियां कमज़ोर नज़र आ रही थी। यानी टीसीएस का मुनाफा और जेएलआर की कमाई दूसरी कमज़ोर कंपनियों को संभालने में मदद कर रही थी। ज़्यादातर कंपनियों में सिर्फ निवेश हो रहा था, आउटकम्स कमज़ोर था। टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा केमिकल, इंडियन होटल, टाटा कम्युनिकेशन और टाटा टेली जैसी कंपनियां या तो कम रिटर्न दे रही थी या नुकसान में थी। एन चंद्रा के सामने सिर्फ ग्रोथ बढ़ाने का ही लक्ष्य नहीं था, बल्कि कमज़ोर कंपनियों को फिर से फाइनेंशियली फिट करना भी बड़ी चुनौती थी। टीसीएस और जेएलआर मिलकर कंपनी के रेवेन्यू और कैश फ्लो में बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही थी। इसका मतलब था कि अगर टीसीएस या जेएलआर के प्रदर्शन में गिरावट आती तो पूरे ग्रुप पर इसका असर पड़ सकता था। इसके अलावा टाटा ग्रुप और जापान की एनटीटी डोकोमो के बीच विवाद अदालत तक पहुंच गया था। यह सिर्फ कानूनी मामला नहीं था, बल्कि टाटा के इंटरनेशनल रेपुटेशन और कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए भी चुनौती थी। इंडियन होटल यानी ताज को भी सुधार की ज़रूरत थी। ताज के सामने कैश फ्लो, प्रॉपर्टी, लीज, रिन्यूएबल जैसी कई दिक्कतें थीं। पूरी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को फिर से दोबारा मजबूत करना जरूरी था। तमाम दिक्कतों के बीच अब एन चंद्रा एक्शन मोड में आए। उनकी इनिशियल स्ट्रैटेजी थी ग्रुप सिनर्जी, ऑपरेशनल एक्सलेंस और कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन। इसका असर धीरे धीरे कई कंपनियों में दिखने लगा। टाटा मोटर्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 2017 में टाटा मोटर्स का घरेलू कारोबार कमज़ोर था और कंपनी ने माना था कि कई ऑपरेशनल फ्रंट पर उसके परफॉर्मेंस कमज़ोर हैं, लेकिन Q3 FY18 में यानी FY18 के तीसरे तिमाही में टाटा मोटर्स का स्टैंड अलोन रेवेन्यू करीब 59% बढ़कर 16,102 करोड़ के पार पहुंचा और एबिटा मार्जिन 7.5% सुधरा। यानी चंद्रशेखरन का मॉडल सिर्फ लॉस का ऑटो नहीं था, वो नया प्रोडक्ट, मार्केट शेयर और कॉस्ट डिसिप्लिन का नतीजा था। टाटा स्टील ने भी अपने परफॉर्मेंस में सुधार किया। FY18 में डोमेस्टिक रेवेन्यू करीब 23% बढ़ा और टाटा स्टील टाटा ग्रुप की ग्रोथ वाली कंपनी बनी। टाटा स्टील के ग्रोथ में स्ट्रेटजी के अलावा स्टील प्राइसेस और इंडस्ट्री साइकिल का भी बड़ा रोल रहा, लेकिन उन्होंने इतना बदलाव जरूर किया कि कमज़ोर एसेट को टाटा ब्रांड के चलते लंबे समय तक सब्सिडाइज ना किया जाए। इसी तरह उन्होंने ट्रेंड के स्केल पर भी जोर दिया। जूडियो जैसे फॉर्मेट को तेज़ी से स्केल किया, स्टोर्स बढ़ाए, अफोर्डेबल फैशन मॉडल पर जोर दिया। इसलिए चंद्रशेखरन की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ पुराने ट्रेडिशनल लॉस मेकिंग बिजनेस को ठीक करना नहीं था, उन्होंने नए ग्रोथ इंजन को भी बड़ा करने का मंत्र दिया, बड़ा करने की स्ट्रैटेजी दी। एन चंद्रा के कार्यकाल में टाटा ग्रुप ने ना सिर्फ अपने पुराने कारोबार को मजबूत किया, बल्कि ईवी, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, AI और डिजिटल बिजनेस जैसे कई सेगमेंट में एंट्री की। हालांकि इन सभी बड़े प्रोजेक्ट का फ़ायदा अभी पूरी तरीके से दिखाई नहीं दिया है। कई प्रोजेक्ट अभी भी मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट या कारोबार को मुनाफे में लाने के इनिशियल फेज में हैं। लेकिन कारोबार को ऑन ट्रैक करने के लिए चंद्रशेखरन को 2022 में सेकेंड टर्म के लिए चुना गया और इसी टेन्योर में एन चंद्रा के सामने कई चुनौतियां रहीं। एन चंद्रा के कार्यकाल का सबसे मुश्किल फेज रहा उनका सेकेंड टर्म। चंद्रशेखरन के कार्यकाल का सबसे बड़ा फैसला एयर इंडिया को टाटा ग्रुप में वापस लाना रहा। हालांकि अब तक उनसे सबसे बड़ा सवाल एयर इंडिया को लेकर ही पूछा गया है।
उनके करियर में अब तक एयर इंडिया को लेकर सबसे अधिक उन्हें घेरा गया। एयर इंडिया को वापस लाने का फैसला शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्केल और स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग को ध्यान में रखकर लिया गया। साथ ही इसे टाटा ग्रुप की लेगेसी और पुरानी पहचान से भी जोड़कर देखा जा रहा था। जिन कारोबार पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया उनमें से कुछ आज भी भारी नुकसान दे रहे हैं। FY25 में एयर इंडिया के अलावा टाटा डिजिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिलकर करीब 1.8 लाख करोड़ का रेवेन्यू दिया, लेकिन इन तीनों का कंबाइंड लॉस जो था वो करीब 15,500 करोड़ था। एयर इंडिया के मामले में एन चंद्रशेखरन की लीडरशिप की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा तो समस्या सिर्फ घाटे की नहीं थी, एयरलाइन के साथ कई चीज़ें बदलनी थी। पुराना फ्लीट, कमज़ोर कस्टमर एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय कल्चर, फाइनेंशियल लॉस, इंटरनेशनल कंपटीशन। चंद्रशेखरन खुद मानते हैं कि सिर्फ इसे पैसा डालकर ठीक नहीं किया जा सकता है। साथ ही एन चंद्रन ये भी माना कि एयरलाइन की फंक्शनिंग पर रीथिंक करने की ज़रूरत है। टाटा ने टेक्नोलॉजी, पीपल्स ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट में बड़ा निवेश किया, लेकिन समस्या यह रही कि ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड और कम्प्लेक्सिटी दोनों बहुत बड़ी थी। कंपनी ने FY25-26 में $2 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान उठाया। इसके ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट, जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन जैसी कई दिक्कतें आई। इससे टाटा ट्रस्ट और ग्रुप लीडरशिप के भीतर कई सवाल उठने लगे कि टर्न अराउंड में कितना कैपिटल और कितने साल और लगाए जाए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एन चंद्रा पर इसके बाद लगातार सवाल उठने लगे थे। वहीं टाटा ट्रस्ट के बीच भी मतभेद की खबरें मीडिया में आने लगी, लेकिन अभी असली इम्तहान बाकी था। वक्त आया 12 जून 2025। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट क्रैश हो गई। पूरी दुनिया में हंगामा मचा। ग्रुप ने संतावनाओं के साथ वो तमाम प्रयास किए जिससे मामले को ठंडा किया जाए, लेकिन बात नहीं बनी और सबसे ज़्यादा सवाल उठे एन चंद्रा पर। हर किसी ने, चाहे ट्रस्ट के लोग हों या टॉप लीडरशिप के, सब ने एन चंद्रा पर जो एयर इंडिया की वापसी कराई गई उसे लेकर सवाल पूछा। मीडिया में भी कई आपने एन चंद्रा के इंटरव्यूज़ देखे होंगे जिसमें उनसे पूछा जा रहा था आखिर जब एयर इंडिया की जब वापसी कराई गई तो उसे रिस्ट्रक्चर क्यों नहीं किया गया, पुराने फ्लीट को क्यों नहीं बदला गया, साथ ही टेक्नोलॉजी लेवल पे कोई क्यों नहीं ड्रास्टिक चेंज किया गया जिससे हादसा टाला जा सके। और ऐसे कई इंटरव्यूज़ थे जिसमें उन्हें लगातार घेरा गया और पूछा गया कि आखिर उन परिवारों का क्या होगा जिसके सीनियर मेंबर मारे गए, सिर्फ बच्चे बचे हैं, आखिर उनका क्या होगा, उनके बारे में क्या होगा, उनके लिए कंपनी क्या करेगी जिनका पूरा का पूरा परिवार इस हादसे में ख़त्म हो गया। इसी बीच एयर इंडिया की एक और प्लेन A320 में 4 अगस्त 2026 को फ्लाइट हाइड्रोलिक सिस्टम से जुड़ी गंभीर घटना सामने आई, जिससे विमान करीब 300 फीट नीचे आ गया और 24 लोग घायल हुए। इस मामले की जांच अभी भी चल रही है। एन चंद्रा अपनी लीडरशिप के दौरान इसी फेज़ में सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ते नजर आए। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की आर्किटेक्चर तो बना दी, लेकिन ऑपरेशन, रिलायबिलिटी और सेफ्टी कल्चर को उतनी तेज़ी से इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया जितनी तेज़ी से फ्लीट मर्जर और एक्सपेंशन किया। विस्तारा और एयर इंडिया को मिलाना एक स्ट्रेटजिक सेंस बनता था। इससे टाटा ग्रुप को फुल सर्विस इंटरनेशनल एयरलाइन, डोमेस्टिक नेटवर्क और प्रीमियम कस्टमर बेस को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का मौका मिला। लेकिन 4 एयरलाइन, एयर इंडिया, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस और AIX कनेक्ट को एक साथ इंटीग्रेट करना अपने आप में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेरिमेंट था। एयर इंडिया ने भी माना कि अलग अलग बिजनेस अलग अलग मैच्योरिटी स्टेज पर थे और इंटीग्रेशन को समय लगने वाला था। यानी चंद्रशेखरन की स्ट्रैटेजी सही दिशा में थी, लेकिन एग्जीक्यूशन का बोझ काफ़ी ज़्यादा था। इसी बीच नोएल टाटा और चंद्रशेखरन के बीच मतभेद की खबरें मीडिया में आने लगी। नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और ट्रस्ट के पास टाटा सन्स में करीब 66% हिस्सेदारी है। अब मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहता हूँ। एक सवाल जो है अक्सर पूछा जाता है कि आखिर टाटा ग्रुप का मालिकाना हक किसके पास है, क्या परिवार के किसी मेंबर के पास इसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है या किसी और ट्रस्ट के पास है। इसका जवाब थोड़ा अलग है। टाटा ग्रुप की जो मेन होल्डिंग कंपनी है वो टाटा सन्स है। टाटा सन्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी
एक परिवार एक सदस्य की नहीं है बल्कि चैरिटेबल ट्रस्ट की है। टाटा सन्स को टाटा ग्रुप की बड़ी होल्डिंग और प्रमोटर कंपनी माना जाता है। ग्रुप की कई बड़ी कंपनियों में से सन्स की हिस्सेदारी है। इसमें टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाइटन, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरे कारोबार शामिल हैं। इसलिए सन्स को समझना जरूरी है क्योंकि इसी कंपनी के जरिए टाटा ग्रुप के कई बड़े कारोबारों पर मालिकाना हक जुड़ा हुआ है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। फरवरी 2026 में पहली बड़ी चर्चा शुरू हुई जिसमें टाटा सन्स बोर्ड में चंद्रशेखरन के अगले 5 साल के कार्यकाल पर फैसला टल गया। रिपोर्ट के मुताबिक नोएल टाटा ने समूह की कुछ कंपनियों के घाटे और स्ट्रेटजिक फैसले पर सवाल उठाए और उनके कार्यकाल के विस्तार के लिए कुछ शर्तें रखी गई जिनमें टाटा सन्स की लिस्टिंग, घाटे और एयर इंडिया की लीडरशिप के इश्यूज शामिल थे। इसके बाद बोर्ड में सबका सपोर्ट भी नहीं मिला। ऐसे में चंद्रशेखरन ने यह संकेत दिया कि ऐसी स्थिति में लीडरशिप पोजीशन पर बने रहना सही नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने नए सक्सेसर को चुनने की प्रक्रिया बोर्ड पर छोड़ दी। अब तक चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल की ओर चीज़ें करीब करीब तय मानी जा रही थी, लेकिन बोर्ड ने फैसला टाल दिया और यहीं से पहली बार गंभीर सवाल उठे। इसके बाद जून के आसपास भी मामला पूरी तरह नहीं सुलझा और अगस्त में एजीएम से ठीक पहले चंद्रशेखरन ने अपना फैसला पब्लिक कर दिया, सार्वजनिक कर दिया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि 20 फरवरी 2027 को अपना मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा नियुक्ति के लिए अपना नाम आगे नहीं बढ़ाएंगे। उनके मुताबिक सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने उनके 5 साल के अगले कार्यकाल के विस्तार के लिए सर्वसम्मति से सिफारिश की थी। इस प्रपोजल को टाटा सन्स की नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन कमेटी और बोर्ड ने भी रिकॉर्ड किया था। इसके बाद फरवरी 2026 को इसे टाटा सन्स के बोर्ड के सामने रखा गया। निवेशकों के सामने अभी भी कई सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस रत्न टाटा के सपने को चंद्रशेखरन आगे बढ़ा रहे थे, अब उनकी कमान, अब उसकी बागडोर किसके हाथों में दी जाएगी। जो भी हो, अगले टाटा सन्स चेयरमैन के सामने कई बड़ा चैलेंज होगा, कई बड़ी चुनौतियाँ होंगी कि चंद्रशेखरन के टेन्योर में शुरू किए गए कई बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा कैसे किया जाए। खासकर एयर इंडिया को घाटे से निकालना और उसे मुनाफे वाली एयरलाइन कंपनी बनाना, सेमीकंडक्टर की ढोलेरा और असम के प्लांट को समय पर पूरा करके प्रोडक्शन शुरू करना, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट के बड़े निवेश को मुनाफे वाले कारोबार में कैसे बदला जाए, ये सब बड़े चैलेंजेस होंगे। इसके अलावा ईवी मार्केट में टाटा की मजबूती को बनाए रखना भी बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। बैटरी और ईवी सप्लाई चेन को मजबूत करना, एआई डेटा सेंटर और एआई चिप्स जैसे नए कारोबार में जगह बनाना। चंद्रशेखरन के करीब 1 दशक के कार्यकाल में टाटा ग्रुप ने एक बड़ा बदलाव देखा। उन्होंने टाटा को सिर्फ स्टील, कार, आईटी, होटल और कंज्यूमर जैसे ट्रेडिशनल कारोबार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, बैटरी, एविएशन और एआई जैसे नए सेक्टर में उतारा और एंट्री दिलाई। अब उन कारोबार को आगे बढ़ाने के साथ निवेशकों के भरोसे पर खरे उतरना बड़ी चुनौती होगी नए चेयरमैन के लिए। एन चंद्र की स्टोरी आपको कैसी लगी? मनी मंच अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। आप हमें अवगत कराए, बताएं कि इस स्टोरी में क्या खामियां, क्या खूबियां रही। इसके अलावा अगला वीडियोस आप किन टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं उसे भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में दर्ज करा सकते हैं। मनी मंच अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हमें प्यार दें।